जय हिंद एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं राहुल आप सभी का वेलकम करता हूं तथागत डिफेंस एकेडमी के शानदार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, अब सबसे पहले आपके दिमाग में अभी क्या हो रहा होगा कि एनडीए का पेपर आने वाला है आपका 12 अप्रैल में अटेम्प्ट होगा 2026 फर्स्ट का, सही है। और आपके मन में अब क्या चल रहा होगा, एकदम डर लग रहा होगा सब इन दिनों हम लोग क्या कर लें। तो मैं राहुल यहां पर आपको मैथ्स की जो है स्ट्रेटजी बताने के लिए आया हूं कि अभी इन रिमेनिंग दीज डेज जो आपके पास में बचे हुए हैं उनमें हम क्या कैसे इतने टॉपिक है, क्योंकि आप देखोगे ना कि अभी अपना जो टारगेट रहने वाला है कितना, कि हाउ टू स्कोर, या आप थंबनेल में क्या देखोगे, हाउ टू स्कोर 180 प्लस मार्क्स विद मिनिमम एफर्ट्स। को वो आपके मैथमेटिक्स में जो है मिनिमम एफर्ट्स क्या लगाए जाएं, कौन से ऐसे टॉपिक से बच्चों जो कवर करे जाएं और जिनकी दम पर आप क्या करोगे, कम से कम मैथ्स के पेपर में डिस्क्वालीफाई मत हो। और आपको पता है कि एनडी में अगर आपने मैथ्स करके नहीं गए हो तो इसका मतलब यह है कि मैथ्स में डिस्क्वालीफाई मतलब आप पूरे एग्जामिनेशन में डिस्क्वालीफाई, आपकी अगली जीएटी वाला पेपर जो है चेक ही नहीं होगा वहां पर। क्लियर है। तो मैं बच्चों केवल आपको यह बात बोलने वाला हूं कि डरने वाली बात नहीं है। अब जो भी अपन ने तैयारी पहले करी हुई थी वो आपको दोबारा से करने की जरूरत है। आपको दोबारा से क्या करने की जरूरत है, उनको रिवाइज करने की जरूरत है। और वो कौन कौन से टॉपिक्स है जो अपन लास्ट इन कितना आपके पास में टाइम बचा है, आपका ये फैब तो निकलने वाला है, लास्ट ही चल रहा है अब ये, तो अभी आपके पास मार्च बचा हुआ है जिसमें कम से कम 1 वीक आपका होली में जाने वाला है। तो होली आप बहुत कम ही मनाएं, बेहतर होगा। तो हम थोड़े से टॉपिक्स अब आपके पास में मार्च के बाद में कौन सा, अप्रैल के जो है आपके कुछ दिन बचे हुए हैं। आपका अप्रैल में आपके दिन बचे हुए हैं कितने, वो तो आप वीक ही छोड़ दो क्योंकि उसमें करीबन 1 वीक बस ही आपको मिल पाएगा, सही है। तो अब आपको क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक तैयार करना है, चलो थोड़ा सा उसके ऊपर अपन डिस्कस कर लेते हैं। अब देखना ध्यान से, ये देखो आपके पास में, आपको पता है कि एनडीए मैथमेटिक्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों, वो कौन सी क्लास की मैथमेटिक्स करती है। 60% ऑफ द सिलेबस विल बी फ्रॉम द 11th क्लास। ये कहां से होंगे बच्चों, 11th क्लास ऑलरेडी 50 to 60%, करीबन 60% आपका सिलेबस केवल 11th क्लास के टॉपिक्स में से ही ले लिया जाते हैं, वहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। क्लियर है। तो अब आप यहां पर देखोगे, ध्यान से देखोगे सर इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ध्यान से देखना। सेट रिलेशन फंक्शन जो है एक ऐसा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट तो है ही, और इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके पास में मिलाकर कितने, टिल 2024 तक 10 से 11 क्वेश्चंस में बनते आए हैं। और अभी 2025 के फर्स्ट वाले एग्जामिनेशन में 8 क्वेश्चन और 7 से 8 क्वेश्चन सेकंड वाले एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो इसका मतलब ये एक इजी टॉपिक भी है, और ये थोड़ा सा अगर अपन रिलेशन फंक्शन में जाएंगे तो थोड़े डीप क्वेश्चन भी बनते हैं, इनको अपन को ध्यान से सीखना पड़ता है। क्लियर है। तो एक ये टॉपिक है जो आप रिवाइज करके जाओ। फिर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन 11th एंड 12th एंड दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। आप देखोगे कि 10 to 12 क्वेश्चन टिल 2024 तक पूछे गए हैं। और बच्चों आप देखोगे ना यहां पर, तो 10 क्वेश्चन 2025 के फर्स्ट वाले में और 7 क्वेश्चन जो है 2025 के सेकंड वाले एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं ट्रिग्नोमेट्री से। तो आप ये ध्यान से समझ लो कि ट्रिग्नोमेट्री वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसको मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक इतना है कि आप देखेंगे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स भी आप जब वहां पर सॉल्व करने जाएंगे 12th क्लास का जो है मैथ का सिलेबस जो आएगा उसमें भी आपको इन्वॉल्व इसके क्वेश्चंस इंक्लूडेड मिलेंगे आपको, सही है ना। तो कुछ 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं 11th में कि जिनके क्वेश्चंस अपने टॉपिक्स में तो बनते ही हैं लेकिन साथ साथ में इंक्लूड हो जाते किसी और टॉपिक के साथ, मिक्स बन के बनते। जैसे पूरा कैलकुलस वाला पार्ट है ना, उसमें आपको ट्रिगो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको करना ही है अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो। ओके। फिर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से आप देख पाएंगे तो पैटर्न क्या चला, 5 to 7 क्वेश्चन टिल 2024, मतलब वेरी करे अलग से अलग ईयर में, डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट टाइप के वैरायटी और नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन अब अभी लास्ट टाइम क्या पूछा गया, 3 क्वेश्चन इसके बने इसमें 2025 में और 3 क्वेश्चन आपके यहां पर बने किसमें, सेकंड में। अच्छा, तो समझने वाली बात यह है कि अब कॉम्प्लेक्स नंबर से तो क्वेश्चन बनेंगे लेकिन इसको कई बार मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के साथ में भी मिक्स करके जो है इसको बना दिया जाता है। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको क्या करना है, इसको तैयार करके जाना है। फिर आ जाते हैं अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इक्वेशन थ्योरी। इसी में आपके पॉलिनोमियल वाले पार्ट जो भी कहीं ना कहीं यहीं पर ही आते हैं। इसके क्वेश्चंस कितने मिल जाएंगे बच्चों आपको, 5 to 7,
और 2 क्वेश्चन इसमें यहां पर पूछे गए, 2 क्वेश्चन यहां पर पूछे गए। तो मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री मिक्स होकर भी क्वेश्चंस बनते हैं। कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिक्स करके एपीजीपी से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये टॉपिक तो आपको करना है। ये मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। भले इनका जो है अपने आप में क्वेश्चन पूछना थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो सकते हैं, लेकिन ये इन्वॉल्व होकर किसी और दूसरे टॉपिक के साथ में इंक्लूड होकर ये क्वेश्चंस बनवाते हैं। सही है ना? तो इसका मतलब यह है कि आपको ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मस्ट हैं 11th क्लास में, जो आपको करके जाना चाहिए। और ये एपीजीपी एचपी ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से तो है ही। क्लियर है? तो यहां पर आपके देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने 6 to 8 इसमें पूछे गए हैं। और यहां पर लास्ट टाइम आप देखोगे फर्स्ट वाले एग्जामिनेशन 25 में 4 and 9 क्वेश्चंस आपको यहां पर मिले थे सेकंड वाले में। तो ये तो हो गए 11th के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यदि आप देखोगे इसमें नेक्स्ट स्लाइड में अगर अपन चलें तो यहां पर स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 7 to 9 क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब बने थे टिल 2024 तक। और 7 क्वेश्चंस करीबन बने हैं फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में भी 7, मतलब इसका वेटेज कहीं ना कहीं सेम है। अब स्ट्रेट लाइन, सर्कल और वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने आप में एक लंबा टॉपिक हो जाता है, जिसको आपको कहीं ना कहीं सीखना तो पड़ेगा, है ना, उसको आप छोड़ नहीं सकते। फिर आपके पास में आता है कॉनिक सेक्शन, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। यहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं 6 to 9, लेकिन लास्ट टाइम 3 क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए और 2 क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए। और ये आपके पास में टॉपिक इंपॉर्टेंट, मैं तो क्या मैं काउंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में तो करूंगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन आप अभी लास्ट टाइम क्या कर सकते हो, यदि आपने करा हुआ है पहले से तो अच्छी बात है, नहीं करा हुआ है तो अगर आपको देखना है एक आध वीक में इसको कंप्लीट करो, अदरवाइज आपको जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने पहले ही ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आप ज्योमेट्री से ये वाला पोर्शन उठा लें, लेकिन मैंने इसको इसलिए शामिल किया हुआ है क्योंकि कॉनिक सेक्शन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, जहां से एक वेटेज ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां से मिलकर आते हैं, बनते हैं। क्लियर है? अब आप ध्यान से देखना यहां पर नेक्स्ट स्लाइड में ये पीएनसी से क्वेश्चन बनते बनते हैं। पीएनसी इसलिए भी जरूरी मैं आपको बता दूं, मैं अभी अपन लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि सर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं ऐसे टॉपिक्स डिस्कस अभी आपसे कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसलिए भी है क्योंकि इनका अपने टॉपिक में अपने आप से क्वेश्चन तो बनवाते ही हैं ये, लेकिन साथ में किसी और टॉपिक के साथ मिलकर भी क्वेश्चन ये बनवाते हैं। तो इसलिए भी आपके क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको यही करना है कि जैसे आप बाइनोमियल देखो ना, बाइनोमियल अपने आप में क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन इसके इंक्लूड होकर दूसरे टॉपिक के साथ में भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। सही है? पीएनसी यहां से तो क्वेश्चंस बनेंगे, साथ में प्रोबेबिलिटी में भी ये यूज होगा, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ पा रहे होंगे आप लोग? अब आप ध्यान से देखेंगे यहां पर आपका एक और क्या है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। अगला क्या है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो मैं तो आपको यही बोल रहा हूं कि डिफरेंशिएशन ये आपका इजी है 11th क्लास वाला, तो इसको कहीं ना कहीं आप करके भी जाएं। और कैलकुलस तो पूरा ही इजी है, वैसे यदि आप थोड़ा करोगे उसको, काम करोगे उसके ऊपर, तो आपको इजी लगने लग जाएगा। तो ये वाला आपके पास में पार्ट क्या है, इसमें 5 to 7 क्वेश्चन पूछे गए और लिमिट्स से क्वेश्चन कहीं ना कहीं इक्का दुक्का बन ही जाता है हर बार, और जिसका अपन यूज डिफरेंशिएबिलिटी में भी यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूटी में भी यूज करते हैं, जो अपन 12th क्लास में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब 12th क्लास का जो सिलेबस है उसमें से क्वेश्चन वहां से बनते हैं। क्लियर है? अब ध्यान से देखेंगे यहां पर 4 क्वेश्चन फर्स्ट वाले में पूछे गए हैं और 6 वाले में यहां से पूछे गए। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि ये पूरा पार्ट ये कैलकुलस का ही पार्ट है, कैलकुलस का ही ये पार्ट है। तो ये टोटल अगर आप मिला दो 11th क्लास का कैलकुलस और 12th क्लास का अगर आप कैलकुलस टोटल मिलाओगे ना, तो आपको कम से कम 25 to 28 क्वेश्चंस इंक्लूडेड होकर मिलेंगे। क्लियर है ना? तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है और ये इसकी शुरुआत यहां से होती है लिमिट एंड डेरिवेटिव से, कैलकुलस की पूरे। तो मतलब अब वैसे तो इंटीग्रेशन को इंट्रोड्यूस पहले किया गया था, लेकिन फिर भी जब अपन पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो पहले हम डिफरेंशिएशन और लिमिट्स ही सीखते हैं, उसके बाद में हम इंटीग्रेशन सीखते हैं। वो हमें सीखना थोड़ा सा क्या लगता है बच्चों, इजी लगता है, दैट्स वाई। अब आप ध्यान से देखोगे ये तो आपके पास में कुछ टॉपिक्स रहे जो इंपॉर्टेंट आपके किसके हैं, 11th क्लास के। सही है? क्योंकि आपको पता 60% ऑफ द सिलेबस फ्रॉम एनडीए विल बी कवर्ड फ्रॉम दीज टॉपिक्स 11th क्लास से। सही है? सो आपको ये बहुत मस्ट है सीखना। अब जो है 2 टॉपिक्स ऐसे बनते हैं, एक तो स्टैटिक्स और एक बनता है प्रोबेबिलिटी। इसमें 11th क्लास में कुछ स्टैटिक्स और 12th वाले में कुछ पार्ट है, और कुछ पार्ट आपके पास में 11th और 12th में यहां पर प्रोबेबिलिटी से बनता है। तो जो मेनली आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो 12th की प्रोबेबिलिटी से बनते हैं, लेकिन अगर अपन 11 12 दोनों की प्रोबेबिलिटी को कंबाइन करें तो वो बनेगा एक एनडीए के लिए एक टॉपिक। और एनडीए में यहां से क्वेश्चंस करीबन देखोगे तो 11 से 14, 11 to 14 क्वेश्चन फ्रॉम दैट टॉपिक थे। यहां पर 11 करीबन फर्स्ट में आए और 16 करीबन जो है कहां पर आपको मिले हैं
सेकंड वाले में, और ये हर बार का खेल है। स्टैट्स में आप देखोगे तो 8 से 10 क्वेश्चन यहां पर, 9 यहां पर, 3 यहां पर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से गिना जाएगा, काउंट होगा। और मेन मुद्दे की बात है कि थोड़े इजी टॉपिक भी है कहीं ना कहीं, अच्छा इजी भी है और लेकिन इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा भी बनती हैं, तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना। आ जाओ थोड़ा अपन डिस्कस करते हैं। तो 12th क्लास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं और देयर वेटेज, वो अपन यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यदि आप एनडीए के एग्जामिनेशन में अपियर्ड हो रहे हैं तो आप 12th के कम से कम इन टॉपिक्स को छोड़कर कभी भी मत जाएं। अगर आप छोड़कर जा रहे हैं तो इसका मतलब आप कितना बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं आप खुद के साथ में। ध्यान से देखना, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से क्वेश्चंस हर ईयर में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन मुझे देखने को मिले हैं। और ये देखो 11 से 12 क्वेश्चन तो यहां पर टिल 2024 तक है। फर्स्ट वाले एग्जामिनेशन में 11 एंड सेकंड वाले में 9। 10 से 11 क्वेश्चन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से बनते ही बनते हैं, क्योंकि इसमें डेफिनेशंस बहुत ज्यादा हैं। ये वैसा ही टॉपिक है जैसा 11th क्लास में जो है सबसे नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज का जो ज्यादा टॉपिक का क्वेश्चन है, सॉरी टॉपिक है, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। वो अपने आप में एक टॉपिक तो है लेकिन उसमें प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा हैं। दैट्स वाई यहां से क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स 12th में आपको इसको करके जाना है। अब कैलकुलस आप उठाओगे तो इसमें केवल हम वेटेज बता रहा हूं, 15 to 20, 23, 22, ये इनका वेटेज है कैलकुलस में। अब कैलकुलस में अपने आप में तो एक पूरा टॉपिक तो है नहीं, क्योंकि उसमें सारे बहुत सारे टॉपिक्स एक साथ इंक्लूड होते हैं, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सारे टॉपिक्स उसमें इंक्लूड होते हैं। क्लियर है? इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ये सारे आपके पास में कहां पे, वहां से आपको मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन, ये आपके पास में टॉपिक जो है यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन टोटल मिलकर बनते हैं। और अगर अपन लिमिट्स और डेरिवेटिव्स भी इसमें ऐड कर दे तो कहीं ना कहीं वो 25 to 28 और या 30 क्वेश्चन ऐसे करीबन यहां से बन जाते हैं। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। फिर आपके पास में आता है अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा, जिसके 6 to 8 क्वेश्चन, 5 यहां पर आपको देखने को मिले। तो ये आप, आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप 3D ज्योमेट्री भी अगर इसमें कर लो, हाँ एक टॉपिक जो है जिसको छोड़कर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, वो इसमें क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के 4 to 6 क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजी भी आपको मिल जाते हैं, क्योंकि इसका यूज हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में भी कई बार यूज हो जाता है। तो आपको कम से कम ये टॉपिक कवर करके चलना है, और ये वैसे भी ट्रिगो का पार्ट है, ट्रिगो का पार्ट है, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते। 7 क्वेश्चंस आपको फर्स्ट वाले में और 4 क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं सेकंड वाले में देखने को मिले थे। क्लियर है? तो इस वजह से भी आपके पास में बच्चों क्या हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कहीं ना कहीं आपको दिखा दिए कि ये टॉपिक्स जो है यदि आप कवर कर जाएंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने तो लगभग पूरा सिलेबस ही बता दिया है, तो हम कौन से टॉपिक्स छोड़ें। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग टोटल 11th और 12th के मैथमेटिक्स के जो आप क्वेश्चंस सिलेबस देखोगे तो टॉपिक्स करीबन 35 to 36 टोटल आपके बनते हैं। उनमें से अगर आपको कुछ 10 to 15 या 10 to 14 टॉपिक्स यदि आप ले लो और अगर उसमें से अपना काम हो जाए तो बच्चों ये सबसे बेहतर है। क्लियर है? तो आई होप ये आपको थोड़ा सा पैटर्न समझ में आया होगा कि कैसे हमें स्ट्रेटजीज की करना है। और देखो मैं आपको बोल रहा हूं, डरना नहीं है। अब लास्ट के दिनों में आप ये मत सोच लेना कि अब हम जो है सर कैसे अब कर ले, क्या इतने सारी चीजें कवर एक साथ हो सकती, बिल्कुल हो सकती हैं, और ये अभी आपके पास में टाइम बचा हुआ है। क्लियर है? तो डरना नहीं है, लगे रहना है, और फिर बाद में अपन देखेंगे। बाद में अपन जो है क्या करेंगे, देखेंगे क्या होता है। रिजल्ट अपने हाथ में नहीं होता, अपने हाथ में क्या है बच्चों, केवल एफर्ट्स लगाना। तो एफर्ट्स की कमी नहीं आनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, कि राह जहां तक जाएगी, राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, और दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। और उठा धनुष, अरे उठा धनुष और खींच उसे, और साध निशाना मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। तो आपको यही करना है कि बाकी अपन बाद में देखते रहेंगे क्या होता क्या नहीं होता, रिजल्ट अपने हाथ में नहीं है। अभी आप क्या करना है कि लास्ट के इन दिनों में अपने एफर्ट्स आपको डालने हैं, और फिर आउटपुट अपन देखेंगे, वो रिजल्ट बताएगा। ठीक है? सो अपन मिलते हैं किसी न्यू सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। क्लियर है? ओके।